Good morning, students. Today we are going to study Geography of class 10th. Topic is Technical and the Institutional Reform. तकनीकी और संस्थागत सुधार एग्रीकल्चर चैप्टर का ये 4th पार्ट है. जैसा कि आप जानते हैं दैट इंडियन एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. जैसा लगभग 60 जैसा कि आप जानते हैं कि 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी भारत की जनसंख्या ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जहाँ से उन्हें भोजन द एग्रीकल्चर इंश्योर्स द फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इट इज़ द मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. जैसा कि आप जानते हैं कि कच्चा माल और भोजन हमें एग्रीकल्चर से, कृषि से प्राप्त होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एसेंशियल टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. और इसलिए हमें तकनीकी और संस्थागत सुधार की बहुत ज़रूरत है. द टॉपिक इज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स इन इंडिया. और जैसे कि किसानों की मुख्य समस्या जैसा आप जानते हैं कि लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में खेतों की और साथ में कृषि की जो स्थिति है उसके सुधार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे पुराने गांव हैं, पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं खेती के लिए. बहुत से पुरानी तरीके अपनाए जाते हैं. लाइक स्टिल इन सम ऑफ द विलेज इन इंडिया द farmers are using old and traditional method of farming. So, but still we have some problem. So we can see the problem in points. The first point is dependence on monsonic rainfall. मौसम पर निर्भर. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी किसान जो है वो मौसम पर निर्भर है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज सब्सिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग. और बहुत से किसान जो खेती की निर्वाह प्रकृति को अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जैसे सिर्फ खाने के लिए ही अनाजों को उगाना. एंड द थर्ड इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, लेस प्रोडक्टिव सीड्स, वुडन प्लॉ, लिमिटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र. जैसे वो पारंपरिक पुराने तरीके की खेती करते हैं, कम उपजाऊ वाले बीज वो इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के हल से वो अपने खेतों को जोतते बोते हैं, और साथ में उर्वरक खाद जो है बहुत ही लो क्वालिटी का, कम उपजाऊ जो है खाद है उसका वो इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद देखेंगे पुअर फार्मर्स एंड द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. गरीब किसान हमारे देश में, भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या गरीब जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत जनसंख्या जो खेती करती है वो निर्धन है, गरीब हैं, और उनके खेतों के जो आकार हैं वो भी ज़मीनों की जोत जो है वो बहुत छोटी है. Next is the fifth point is lack of mechanism and the dependence of animals for farm operation. जैसा कि आप जानते हैं मशीनीकरण की कमी, खेतों के लिए जानवरों पर निर्भर होना. हमारे किसान ज़्यादातर खेती को जोतने बोने के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं और वो मशीनों का कम इस्तेमाल करते हैं. Now the next topic is institutional reform introduced by the government. संस्थागत सुधार लागू करना. सरकार के द्वारा जो सुधार लागू हुए हैं हमारी स्वतंत्रता के बाद, हमारे जब देश आज़ाद हुआ, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, when the India got independence, then these schemes were introduced by the government. In that, the first is land reform.
लैंड का द रिफॉर्म होना, दैट इज द भूमि सुधार को लागू करना. इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस. सेकेंड, जमींदारी सिस्टम was abolished and the land was given to the actual tellers. जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया सरकार ने, और जो ज़मीनें थीं, जो खेत थे, वो वास्तविक जो उसके रियल ओनर थे, जो मालिक थे, उनको वापस कर दिया. थर्ड पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. जैसे कि चकबंदी लागू करना, जो भूमि जोत का समेकन करना, और साथ में जो टुकड़ों में बटी हुई जो ज़मीन थी उसको एक साथ जोड़ना, उसको कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस स्कीम्स. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को लागू किया जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल सके. सबसे पहले उसमें द फर्स्ट वी कैन सी द किसान क्रेडिट कार्ड. उन्होंने KCC किसान क्रेडिट कार्ड को किसानों को दिया, जिससे उनको सुविधा मिली खेतों को जोतने और बोने के लिए. दूसरी उनको सुविधा मिली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS. उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा. उसके अंदर आप देखेंगे सूखा ड्राउट के लिए मिला, बाढ़ के लिए, फ्लड के लिए, साइक्लोन चक्रवात के लिए जैसे कि तूफान आना, स्टॉर्म आना, डिजीज़ेस बीमारियों के लिए, जैसे तरह तरह की बीमारियां फैलती है. जैसे आजकल आपने देखा है, सुना है कोरोना नाम की बीमारी. तो इसी तरह पुराने पहले आपने सुना होगा कि जैसे फ्लेग, और साथ में कॉलरा, और साथ में मलेरिया और पोलियो जैसी बीमारी भी बहुत ही ज़्यादा गाँव में फैल जाती थी. तो इसकी रोकथाम के लिए किसानों को एक ग्रांट मिलती थी, और जब उनकी फसल खराब हो जाती थी, किसी फसलों में जैसे ज़्यादा जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मनुष्यों में भी बीमारी फैलती है, उसी तरह से हमारे जो अनाज हैं उसमें भी कभी कभी किसानों को परेशानी आ जाती है, क्योंकि सारे अनाज जो है वो कीड़ी लगने से ख़राब हो जाते हैं. तो उसके लिए भी उन्हें उनके क्रॉप्स का इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, जिससे उनको सरकार उस बीमा का उनको मुआवजा देती है. फिफ्थ है सब्सिडी. सब्सिडी किसानों को सरकार सहायकी उपलब्ध कराती है, जैसे कि ऊर्जा के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए और जल सिंचाई के लिए. लाइक ऑन फॉर द सब्सिडी इज ग्रांटेड फॉर द पावर प्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजर, फॉर वाटर, फॉर पेस्टिसाइड एंड फॉर द गुड वैरायटी, high yield variety of seed. Next, establishment of Grameen Bank, Corporation Bank, Cooperative Bank and for providing the low interest loan. जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीणों को और साथ में किसानों को ग्रामीण बैंकों से उनको सहकारी समितियों के ज़रिए से ऋण उन्हें की सुविधा मिली, जिससे वो कम लो रेट के इंटरेस्ट पे वो बैंकों से अपने लिए वो, तो किसानों को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हो गई. 7th point is government has established regional market mandis when it is connected with the roads and the village. ग्रामीण क्षेत्रों को बाजार या मंडी
को सड़कों के द्वारा जोड़ना, जिससे कि किसान आराम से सड़क से और जो भी उनको सुविधा मिले उससे वो अपने अनाज को मंडी तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द स्पेशल फीचर्स बुलेटिन, स्पेशल वेदर बुलेटिन and the agriculture program on radio and TV। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जैसा कि कभी कभी आप टीवी पे देखते हैं या आपने देखा होगा कि बुलेटिन्स कुछ आते हैं, आपने पेपर्स में आपने देखा होगा कि उसमें किसानों के लिए कुछ गाइडलाइन होती है जिससे वो उसको देख करके पढ़ करके अपने खेतों में के लिए अच्छी उपजाऊ चीज़ों का और मशीनों का, तकनीकी चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकें। And you have already read about the mentioned facilities were introduced in 1980s along with the technological reform। और ये सारी जितने भी मैंने आपको अभी रिफॉर्म्स के बारे में बताया है, इट इज़ ऑल टुगेदर नोन एज अ पैकेज। जैसे कि आपने ऊपर दिए गए इंग्लिश में आपको मैंने पढ़ के बताया, तो इसमें सभी 1980 में इस सारे सुधारों को पारित किया गया और इसके परिवर्तन को आप पैकेज का नाम दे सकते हैं, और जिसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन, दूध का उत्पादन और साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, अनाजों का उत्पादन, ये दोनों के लिए इस पैकेज में बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस जोर दिया गया, और जिससे हमारी कृषि और हमारे भारत की उपज बहुत ही ज़्यादा हो गई, और जिससे हमारी जनसंख्या को बहुत ही अमाउंट में खाने की कमी नहीं होने पाई। अब हम शॉर्ट नोट्स में भूदान, ग्राम दान को पढ़ेंगे। इसको मैं समझाने जा रही हूँ, आप चाहें तो इसका नोट बना सकते हैं। भूदान और ग्राम दान को आचार्य विनोबा भावे ने इसको शुरुआत की थी इसकी, और आचार्य विनोबा भावे played an important role in the Satyagraha movement which was started by गांधी जी। जैसा कि आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में एक निष्ठावान सत्यवादी के रूप में भाग लिया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गांधी जी के वैल्यूज़ को, उनकी बातों को बहुत गहराई से लेते थे और उस पर वो अमल करते थे। आफ्टर द मार्टरडम डेथ, उनके मृत्यु के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ गांधी जी, विनोबा भावे he spread the thoughts of गांधी जी इन ऑल ओवर द कंट्री। उन्होंने पूरे देश में गांधी जी के शहादत के बाद, मृत्यु के बाद, उन्होंने उनके संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए जगह जगह विभिन्न जगहों पे यात्रा की, और इस मैसेज को लोगों तक, ग्राम के लोगों तक, गांव-गांव के लोगों तक फैलाया। At that time when he was delivering his lecture in Pochampalli
in Andhra Pradesh, which is situated in Andhra Pradesh, some poor villages demanded some lands for their economic well-being. जब वो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में अपने भाषण को दे रहे थे, उसी समय कुछ भूमिहीन गरीब किसानों ने, ग्रामीणों ने उनसे अपने परिवार के जीने खाने के लिए, पालन पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी. Suddenly, Shri Ramchandra Reddy offered 80 acres of land to 80 villages. This act was known as भूदान. अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 ग्रामीणों को अपनी 80 एकड़ भूमि दान करने की ऐलान कर दी. इसे उन्होंने भूदान का नाम दिया. इसे भूदान के नाम से जाना जाता है. भूदान के मतलब भूमि का दान करना. भूदान के मतलब भूमि का दान करना. Later some zamindar offered their village among the landless villages. This is known as ग्राम दान. उसके बाद अभी मैंने बताया कुछ जमींदारों ने गरीबों को पूरा गांव दान देने की घोषणा कर दी, जिसे ग्राम दान, जैसे पूरा गांव दान में दिया जा रहा है, तो इसलिए उसका नाम ग्राम दान रखा गया. और जब ये दोनों भूदान और ग्राम दान, जब ये दोनों का आंदोलन के जरिए से जब ये भूदान ग्राम दान आगे आया, पारित हुआ, तो इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया. एंड दिस इज नोन एज both the movements are known as bloodless revolution. जैसा उसका नाम रक्तहीन क्रांति हिंदी में रखा गया. Thank you, students. Stay safe and keep learning. Please complete the notes.